हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल भी पिछले साल की तरह अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट हैं या फिर वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। गाइज, आप लोगों का यही कहना है कि सर हमारी कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा दीजिए, मदद कर दीजिए सर, क्योंकि लास्ट ईयर जो ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था हिंदी का, इंग्लिश का या और सब्जेक्ट का, उनके क्वेश्चन पूछने के जो फॉर्मेट थे वो यूजुअली ईयर से थोड़े से अलग थे। आप देखेंगे खासतौर पर आज की इस वीडियो में हम हिंदी की बात करेंगे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको मिस नहीं करने हैं। गाइज, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र होगा जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो देखने के बाद में आंसर को अच्छी क्वालिटी से लिख पाएंगे और अच्छी क्वालिटी से आप उसे दर्शा भी पाएंगे, जिसके बाद में आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। गाइज, पहले के और अब के साल में अंतर क्या है आप सभी जानते हो। पहले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे और छोटे आते थे, हमें लिखना पड़ता था ज़्यादा, हिंट भी मिल जाता था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन लॉन्ग आ रहे हैं। एक क्वेश्चन चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें या जो भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उन सब में आप सबको पता है कि भाई 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना होता है और 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग करने के कारण जो थ्योरेटिकल हमारा आंसर होता है, खास तौर पर जो ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं जैसे बीए के स्टूडेंट्स हैं, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो भी सेकेंड और थर्ड ईयर के हिंदी ए के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। ऐसे ही आप लोगों के लिए पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, ग्लोबलाइजेशन की और साथ ही साथ आप लोगों के इकोनॉमिक्स या और भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस आएगी। तो चलेगा, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले प्रिपेयर करने, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो संकलन दिया गया है यानी पाठ का जो पूरा का पूरा एक क्रम दिया हुआ है कि भाई पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, किस किस की तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि ये हिंदी एक ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग दे सकता है। आप एग्ज़ाम में अपने बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो पहला ये जो चैप्टर ये का में जो आया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें दो कविताएं हैं। पहली कविता ये है कि मुझको ना मिला रे प्यार कवि, और दूसरा है अरि वरुणा की शांत कछार। इन दोनों में से एक में से पक्का आपके एग्जाम में आएगा, मैं बताऊंगा अभी आगे। इसके बाद में ये पक्का करना है, इसलिए आप लोगों को इनके नोट्स बनाने जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद में अगला है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ और साथ ही साथ मुझे कदम कदम पर। इन दोनों चैप्टर से एक आने की उम्मीद है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नीचे जो है ये चरखवा चालू रहे, एक तो ये चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं हार गई, ये इंपॉर्टेंट है। मनु से भी चैप्टर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इन सबको टिक करते जाइए। और साथ ही साथ उत्तराधिकार पुत्राधिकार, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताई, इस पे आपसे लॉजिकली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और लॉजिकली क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोगों ने अगर इनकी समरी नहीं पढ़ रखी है अच्छी तरीके से, आपको चैप्टर की स्टोरी नहीं पता, आप तो एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के लिए क्या है गाइज, आप लोगों के लिए बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे टीचर्स ने नोट्स अवेलेबल कराए, बट वो नोट्स आपको मैं बता दूं कि पहले जो आंसर्स पूछे जाते थे वो सिर्फ 5 नंबर में पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट जो है आप देखेंगे पूरी तरीके से बदल चुका है। इसीलिए आप लोगों को आंसर राइटिंग जब करेंगे आप तो उसका तरीका भी अच्छा करना होगा, तभी आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का यहाँ पर दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट भी आ जाता है जिसके अंदर आप लोगों का व्याकरण है। इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना भी रखी है, लेकिन आप यहाँ पर भी समझ लेंगे, वहाँ पर भी देख लेंगे। यहाँ पर पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जो ज़्यादा डीप से नहीं जा पाऊँगा, आपको हर एक चैप्टर की समरी बताऊंगा कि भाई इस चैप्टर में यहाँ पर ये है। अगर आप लोगों को डीप से एक एक चैप्टर समझना है तो मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लेना अच्छी तरीके से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जो ग्रामर का है, जैसे आप लोगों के लिए कोश एग्जाम में ज़्यादातर आता है, लास्ट ईयर भी आया था। यहाँ पर राष्ट्रभाषा राजभाषा इस साल आने की पूरी उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि लास्ट ईयर जो था शब्द शक्ति और उसके सभी भेद पूछ लिए थे, तो अब की बार आपसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद में आपसे बोलियों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा और साथ ही साथ आपको एक ऐसा निबंध दिया जाएगा आपके लॉजिकली बेस पे जो आपको लिखना होगा। तो
ये है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि लास्ट ईयर आपका एक भाषी और द्विभाषी कोश के अंदर आपसे अंतर पूछा गया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट अगर आप चैप्टर ओपन करते हो तो ये पोएम का ही है, और ये चैप्टर थोड़ा अजीब सा भी आपको लगेगा कि मुझको ना मिला रे कभी प्यार, और इसी का सेकंड पार्ट है अरी वरुणा की शांत कछार। तो दोनों को अलग अलग बताया गया। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊं आप कहाँ से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अभी आप खोलोगे इसको जैसे ही फर्स्ट चैप्टर तो आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या है, काफ़ी चीज़ें बताई गई है डिटेल वाइज इस चैप्टर के बारे में, पर रियल में एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर पढ़ने की है, जो आपको लॉजिकली समझ में आ जाए, वो यहाँ पर नहीं दी। आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर मुझको ना मिला रे प्यार कभी, इसका अनुवाद आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, नीचे मिलेगा आपको। मैंने आप लोगों के लिए इसलिए ये वीडियो बनाई ताकि एंड मोमेंट पे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और हिंदी एक ऐसा विषय है, आपको पॉलिटिकल के आंसर बहुत जगह मिल जाएंगे, आपको हिस्ट्री के आंसर्स बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ जो है आपको वो जल्दी नहीं मिलेगी। देखो बुक में कंफ्यूज करने के लिए इसलिए मटेरियल दिया गया है। यहाँ पर देखो आप अरी वरुणा की शांत कछार दिया है, अभी ऊपर वाला नहीं दिया, लेकिन इसकी समरी आप देखोगे तो इस चैप्टर इसके बाद अब यहाँ पर दी गई है कि भाई यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हमको बैक आना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है मुझको ना मिला रे कभी प्यार। यहाँ पर इस पूरी की पूरी जो कविता है इसके मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर जो कवि प्रसाद जी हैं, आप इनका नाम याद रखना। देखो पहले आता था, अब की बार आएगा या नहीं आएगा, वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या होता था, आपको कुछ पंक्तियाँ उठा लेता था और उसके बारे में पूछता था कि भाई इसके रचयिता कौन है। वैसे अब तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको हर एक चैप्टर की समरी ज़रूर आनी चाहिए। और आप लोग अगर किसी भ्रम में बैठे हो कि मैं कहीं से नकल मार के लिख दूंगा, तो ये बात भूल जाओ कि नोट्स में आपको मिल भी पाएगा इतनी अच्छी तरीके से। मिलेंगे आपको बुक्स वगैरह में आंसर तो, लेकिन बुक्स में बहुत लॉन्ग ही मिलेंगे, जहाँ पर अच्छा आंसर आपको नहीं मिलेगा, टीचर वहीं पकड़ लेगा इसने तो पूरा कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात, जो इनके कवि हैं उन्होंने लहर नाम की एक साहित्य उनका, उसमें से इस कविता को लिया है। और साथ ही साथ इसके अंदर इन्होंने अपने कविता के शुरू में ही त्रिंशिट जो कंठ है उनका, यानी जो प्यासा गला है, एक प्यास से उन्होंने मधुर से उन्होंने अपने अंदर से आवाज़ कही है कि भाई मुझको ना मिला रे कभी प्यार। कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो जाते हैं। यहाँ पर अब तक आप जो सोच रहे हो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर यही बताया गया है एग्जाम्पल। और अगर आप देखोगे जैसे सागर का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई सागर की रोज़ लहरें उठती हैं चांद को छूने के लिए। आपको ज्वार भाटा, आपने ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि भाई सागर की लहरें रोज उठती हैं ऊंचाइयों तक जाने के लिए, लेकिन फिर वो निराश होकर नीचे गिर जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से लेखक अपने बारे में भी व्यक्त करता है, कहता है कि भैया मैंने अपने पूरे जीवन में इतना मतलब सबसे प्रेम पाने की एक्सपेक्टेशन करी, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, लेकिन अंत में उसे क्या मिलता है, सिर्फ घृणा, उसे पीड़ा मिलती है, अंधकार मिलता है, और वो प्यार के लिए वो प्यासा ही रह जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो थोड़े से कैसे कवि हैं, रोमांटिक कवि हैं, तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया गया है। अंत में आप देखोगे तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो जो कवि हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया कि वह अकेले हैं, पीड़ित हैं, जो उनके काम है उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और वह बिना किसी परिवार के, बिना किसी दोस्त के, बिना किसी दुश्मन के अकेले ही रहते हैं। और उनका एकांत में जीवन कैसा हो गया है, पेड़ पौधों वन वगैरह की तरह हो गया है कि भाई मुरझा से गए हैं, पड़े से हुए हैं एक ही जगह, उनसे कोई अपना बात करने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। आत्मा बिल्कुल उनकी कैसी हो गई, एकांत हो गई है। वो अपने आप को रेत मरुस्थल की तरह एकदम अकेला मानते हैं, और उन्हें कोई ऐसा लगता है, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कोई प्यार ही नहीं करता। लेकिन इस पूरी की पूरी पोएम को जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको यही पता चलेगा, जो मेन निचोड़ है इसका मैं वो बता दूं कि भाई जो प्यार है, इसमें कवि जी अंत में यही बोलते हैं कि भाई प्यार एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम दूसरों को ही दे सकते हैं, हम प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं हमें इधर से प्यार मिलेगा, इधर से हमें लोग अच्छा समझेंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। इसमें लेखक जी का यही कहना है कि भाई जो है कि प्यार जो है वो कभी भी अपने पास एक्वायर करने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्तियों के बीच में बांटने की चीज़ है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम अंत में उन्होंने रखा है कि भाई मुझको ना मिला रे कभी प्यार।
साथ ही साथ आपको यहाँ पर दूसरा जो आपका पोयम है अरि वरुणा की शांत कछार, देखो इसका डिटेल नीचे दिया गया था। यहाँ से अगर आपसे पूछता भी है, वैसे तो इसके आने की उम्मीद नहीं है आप लोगों को, मैं बता दूँ आप, क्योंकि लास्ट ईयर इसको पूछा गया था। अगर आप प्रिपेयर करो तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करो, क्योंकि इसके आने की ज़्यादा उम्मीद है। देखो क्या है कि अरि वरुणा की शांत कछार, वरुणा नदी है, आप सब ने, आई होप अगर आप में से उत्तर प्रदेश से अगर होंगे आप, तो आपको पता होगा इसके बारे में। देखो दोनों एक ही पोयम, एक ही चैप्टर के अंदर लिए गए हैं और राइटर भी एक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अरि वरुणा की जो शांत कछार है, इनको किस जगह से संग्रहित किया गया है, लहर नाम की जो एक साहित्य, उसमें से इसको संकलित किया गया है। साथ ही साथ जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर वरुणा जो है वो वहाँ की नदी है। और उनकी शांत कछार का मतलब क्या है, कछार का मतलब होता है किनारा। किनारा अब क्या है, नदियों के किनारे अगर आप कभी गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे, या नदियों को आपने कभी बहते हुए देखा होगा, तो काफ़ी उफान से बहती है। लेकिन अब जो ये लेखक हैं वो कहते हैं कि जो वरुणा नदी है वो कैसी पड़ गई है, उनका किनारा जो है वो बिल्कुल ही शांत पड़ गया है, कछार जो है बिल्कुल शांत पड़ गया है। और साथ ही साथ ऐसा क्यों शांत पड़ गया, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये एक ऐसा, जो वाराणसी के किनारे जो तट है, ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं ये यहाँ पर इससे संबंध रखते थे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध है, उनको वरुणा नदी के तट के किनारे ही उन्होंने सबसे पहले अपना ज्ञान की नई परंपरा का एक सूत्रपात किया था, उन्होंने शुरुआत करी थी। गौतम बुद्ध जानते हो कि ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न हुए थे, यहाँ पर समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था, इसीलिए ये बात कही गई है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर करुणा और शांति का विशेष महत्व है इस तट के किनारे, कि भाई बड़े बड़े लोग जो हैं इसी कारण से शांत प्रिय यहाँ के लोग हैंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई जो बनारस शहर है, ये शैव जो दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी इन्होंने बताया गया है, इसके बारे में बताया गया, उन्होंने बताया कि ये जो प्रदेश है वो पूरा का पूरा शांत तट प्रदेश हो चुका है, संबोधित कर रहे हैं इस बात से उन्हें। और साथ ही साथ अपने उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने नदी से वो संवाद, यहाँ पर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, जो नदी है इनसे संवाद कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर पहले एक समय में जो वरुणा का तट था, धर्म, ज्ञान, दर्शन, व्यापारियों, इन सब के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी जो छवि है वो उसको खोता जा रहा है। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने इस बात का आह्वान किया है कि लोगों से, कि भैया ये जो तट था, ये जो एक क्षेत्र था, पहले कितना जाना जाता था, लेकिन अब वो कैसे कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है इसको और ज़्यादा वैसे करने की, ताकतवर बनाने की इसको, या और ज़्यादा नैतिक रूप से इसको गौरव प्रदान करने की। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या क्या आ सकते। सो गाइस, अब हम इसके अंदर ये बता दें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे डायरेक्टली आपका प्रतिपाद्य पूछा जाएगा कि इस पूरी की पूरी जो कविता है इसके अंदर क्या बताया गया है। आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप आगे बढ़ेंगे, देखो आपको कोई भी चैप्टर है उसकी समरी ही मेनली पहले प्रिपेयर करनी है, और इसके बाद में ही आप लोगों के लिए कुछ और आएगा। इसके बाद में हम अगले चैप्टर की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे कदम कदम पर गजानन मानव मुक्ति बोध। तो यहाँ पर आप देखोगे जो माधव मुक्ति बोध जी हैं, इनका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनसे भी पूछा जाएगा, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि भाई मुझे कदम कदम पर, कदम कदम पर का मतलब क्या होता है, कि भाई इसमें जो लेखक हैं ये क्या करते हैं, ये एक विस्तृत लेख लिखना चाहते हैं। विस्तृत लेख का मतलब आई होप आप जानते होंगे कि एक बड़ा साहित्य लिखना चाहते हैं, और वो साहित्य किस पे लिखना चाहते हैं, वो समस्याओं के ऊपर अपना साहित्य लिखना चाहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आपसे यही बनेगा। पहले मैं बता दूं कि जो मुझे कदम कदम पर जो ये चैप्टर है, इसमें लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है, ऐसा क्यों कहा है कि भाई मुझे हर पत्थर में हीरा नज़र आता है। एक इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अभी आपको पता चल जाएगा इसका क्या उत्तर रहेगा। तो मुझे जो ये कदम कदम पर जो ये चैप्टर है, इसको जब आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो लेखक है वो क्या बताते हैं, कि भाई वो एक विस्तृत लेख लिखना चाहते हैं। मैं सीधा आपको वहाँ लेके चलता हूँ, जो इस चैप्टर की समरी है सार। तो ये क्या करते हैं कि विस्तृत लेख लिखना चाहते हैं, और विस्तृत लेख लिखने के लिए क्या करते हैं कि अपने चारों ओर विषयों की तलाश करते हैं। जब ये चारों ओर विषयों की तलाश करते हैं तो उन्हें एक नहीं बल्कि बहुत सारे विषय दिखाई देते हैं जिन पर ये लेख लिख सकते हैं, यानी बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती है जिन पर ये लेख लिख सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो सभी विषयों को
जांचना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं कि भैया कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट विषय ना छूट जाए मेरे से और मैं किसी और विषय पर लेख लिख दूं। इंपॉर्टेंट जितने भी विषय हैं उन सबको मैं अच्छी तरीके से तन्मयता से उसके बारे में लेख लिख दूं। और इसी कारण से वो देखते हैं, हर एक विषय को टटोलते हैं। टटोलते हैं का मतलब क्या है कि उनको गहराई से देखते हैं, तो तभी वो कहते हैं कि उन्हें हर एक पत्थर में एक हीरा नज़र आता है, यानी हर एक जो सामान्य सा विषय है वो भी उन्हें इम्पॉर्टेंट लगता है। इसीलिए उन्होंने ये बात करी है। और साथ ही साथ क्या है कि इसके साथ साथ वे ये भी उनको पता लगता है कि भाई कि एक व्यक्ति जो बाहर से सुखी दिखाई देता है, अंदर से वो कितनी बड़ी महापीड़ा को झेल रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर वो ये भी देखते हैं कि वे सभी व्यक्ति समस्याओं, वो हर एक व्यक्ति की जो समस्या उनको सुनना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं और उन्हें उनका जो भी समाधान है उनको समाधान देना चाहते हैं। साथ ही साथ ऐसा वो चाहते हैं कि वे खुद पीड़ा में रहें लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो पीड़ा में ना रहे। अगर मेरी वजह से उनका जो समस्या है वो सॉल्व हो सकता है तो वो सॉल्व कर दें। साथ ही साथ इसके अंदर आप देखेंगे कवि समाज को कहानी के रूप में संजोकर आगे बढ़ता है और वो पाता है कि सबको भाई मतलब समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको इकट्ठा करता है। अब वो विस्तृत लेख लिखना चाहता था, मैंने आपको बताया था, लेकिन जब वो सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करता है तो मैंने बताया उसको चारों तरफ इतने सारे टॉपिक्स नज़र आते हैं और वो सबको गहराई से देखता है तो उसे बहुत सारे विषय दिखाई देते हैं, हर एक विषय उसको इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसीलिए हर एक पत्थर में हीरा नज़र आता है, ये बात भी कही गई है। तो सबको संजो के आगे बढ़ना चाहता है। जैसे ही वो सबको आगे संजो कर बढ़ना चाहता है तो वो देखता है कि भैया इससे मैं कोई एक विस्तृत लेख नहीं बल्कि इससे मैं पूरा उपन्यास लिख सकता हूँ, इतना बड़ा ये, इसमें सबकी दुख है, इनमें सबकी शिकायतें हैं, इसमें किसी का अहंकार है, किसी का चरित्र खराब है, तो किसमें और भी तरह तरह की बातें इसके अंदर बताई गई है। और वो इन सभी को आगे लेकर बढ़ता है तो वो पाता है कि अगर उसको 200 वर्ष भी मिले इन सभी समस्याओं पर लेख लिखने पर वो समाप्त नहीं होंगे। तो इसीलिए वो क्या करता है, इसके साथ साथ घर में भी समस्याओं का अंबार नज़र आता है। अंत में कभी निष्कर्ष ये निकालता है कि आज के ज़माने में जो रचनाकार है उसके पास लिखने के लिए विषय की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे विषय हैं, रोज़ नए नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं, आप लिखना चाहो तो उस पर भी लिख सकते हो, परंतु किसी एक विषय पर कैसे अच्छा विस्तृत लेख लिखा जाए वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ क्या है कि उन समस्याओं को देखो, लेख लिखने का मतलब ये होता है गाइस कि आप उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी रिसॉल्व कर रहे हो, उसमें सजेशन भी दे रहे हो। तो यही था इसके अंदर। आपको पहले तो हर एक चैप्टर की जो भी मोटी मोटी स्टोरी है पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो इसकी चैप्टर्स के लास्ट में जहाँ पर आपको अभ्यास मिलता है, यहाँ पर कुछ आपको वर्णाक्रम अनुसार लगाने के लिए मिलेंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। जैसे यहाँ पर इसमें अर्थ पूछा गया है तो ऐसे ही कई जगह पर मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर लिखा होगा कि भाई इसको वर्णाक्रम अनुसार लगाएं, आपके एग्ज़ाम में आएगा। आप इनकी प्रैक्टिस अभी से ही करेंगे तो ही आप इसको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अब यहाँ पर अगला देखेंगे, तूफान के विजेता क्या है? तूफान के विजेता क्या है? तूफान के विजेता चैप्टर का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इसकी स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई है ऑलरेडी। क्या चीज़ है इसके अंदर कि भाई एक इसमें बंगाल का चित्रण किया गया है, बंगाल का गांव है, 2 जगह के बंगाल का चित्रण हुआ है। सबसे पहले हम एक के बारे में बात करेंगे कि भाई तूफान के जो विजेता है ये एक रिपोर्ट जैसे होते हैं ना, किसी एक जगह का ब्यौरा किया जाता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती है। तो ऐसे ही लेखक जो था बंगाल में, जब एक समय पर बहुत ज़्यादा अकाल आया पड़ा था तो उस समय लेखक जी वहाँ पर दौरा करने गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो कुछ देखा अपनी उस रिपोर्ट में लिखा था। आज वो रिपोर्ट में से ही एक है जो चीज़ आपके चैप्टर के नाम पे छपी है और वो उसको आप पढ़ रहे हो। तो तूफान के विजेता है क्या, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि भाई बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा है, उसके बाद वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी बुरी विभीषिका हो चुकी है। लेखक बंगाल खुद जाता है, उस अकालग्रस्त स्थिति का दौरा करता है और जो कुछ भी उसने देखा अपनी रिपोर्ट में लिखा, मैंने आपको बताया, और इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये अकाल प्राकृतिक आपदा से कहीं ज़्यादा मनुष्य द्वारा निर्मित थी। ये लेखक ने बताया है कि भैया क्यों मनुष्य के द्वारा निर्मित क्यों थी, क्योंकि मनुष्य ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण आज प्रकृति उससे बदला ले रही है। जैसे यहाँ पर क्या है, मनुष्य लालची है, षड्यंत्रकारी है, व्यापार में स्वार्थों के कारण
इस आपदा को उसने जन्म दिया। जैसे फॉर एग्जांपल भूमि है, भूमि का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं भाई, एक से एक करके हम इसके अंदर खाद उर्वरक इस तरीके की चीज़ें डाल रहे हैं जिससे ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है ख़राब हो रही है। हम देख रहे हैं ज़मीन का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर से पानी निकाले जा रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे हम ये देखते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम बहुत सारी हमारे सामने ये बन के आ रही है कि जो यहाँ का जो मनुष्य हैगा वो अब प्राकृतिक आपदाओं के कारण समस्याओं को उसको सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर इस आपदा के कारण 60 लाख जो लोग हैं वो इससे पीड़ित हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो कुपोषण का शिकार हो गए, बहुत सारे महामारियों के शिकार हो गए। और साथ ही साथ इस जो ये आपदा आई है इस ओर ध्यान खींचते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई जो मृत्यु का जो तांडव है यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये जो बंगाल है, बंगाल में जब पूछा जाता है किसी व्यक्ति से कि भाई वहाँ पर कैसी स्थिति चल रही है, कैसा क्या है, तो वहाँ पर मौत जो है वो एक आम बात सी हो गई है। वो ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर, अभी आप देखेंगे इसके अंदर कि भाई बंगाल में उस समय भीषण अकाल का समकक्ष जो वर्णन किया जाना बहुत मुश्किल है। उसका ये कारण है कि यहाँ पर अगर आपको कह दें कि 2 शब्दों में इसको बयां कर दें तो ये संभव नहीं है। अभी बंगाल मैंने बताया कि 2 जगहों पर ये अकाल का वर्णन किया है। सबसे पहला जो गांव है बंगाल का, भुइयांपाड़ा नामक गांव है। कौन सा? भुइयांपाड़ा नामक गांव है। और मैं सिर्फ ये कह दूं वहाँ पर 300 में से 150 मर गए, तो तुम क्या सोचोगे? सोचो 50% आबादी जो है मर गई। जो बची है उनको तरह तरह की बीमारी होगी, ऊपर आपने पढ़ा, किसी को अभी आप नीचे भी पढ़ोगे कालाजार हो गया, किसी को मलेरिया हो गया है, किसी को आप देखेंगे यहाँ पर कि कुपोषण हो गया है, तो तरह तरह के लोगों को बीमारियाँ हो गई है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे ठीक से तरीके से जायज़ा लगा सकोगे, यहाँ पर मलेरिया, चेचक, कालाजार, हैजा जैसे भयंकर बीमारी हो गई है और लोगों को इस बीमारी ने धर दबोचा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे आपकी जो मृत्यु है उसका बहुत ही ज़्यादा तांडव चल रहा है और ये हर जगह हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मृत्यु को उस कठोर चित्र, अगर हम मृत्यु का चित्रण करना चाहें यहाँ पर तो ये बड़ा ही मुश्किल से, जैसे आप देख सकते हो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि लड़ाई के मैदान में जब बम फटता है, गोली चलती है, परंतु ये बम और गोली से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए एक डॉक्टरों का पूरा ग्रुप आता है जिनका नाम होता है डॉक्टर कुंठे मेडिकल स्क्वाड। पूरा का पूरा उनका स्क्वाड आता है और डॉक्टर कुंठे जो है उनमें सबसे अच्छे डॉक्टर में से एक हैं। यहाँ के जो मरीज हैं वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं और बाकी जो दूसरे डॉक्टर हैं उनसे कोई भी दवाई लेना नहीं चाहता। उनका कहना है कि भैया ये डॉक्टर कुंठे को छोड़कर बाकी जो लोग आए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे हमें क्या कर रहे हैं कि भाई सरकारी एजेंट हमें मारने के लिए आए। लेकिन डॉक्टर कुंठे जो हैं वो अपनी पूरी निष्ठा से पूरी की पूरी तन मन से लोगों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो सरकारें हैं, जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है, वो एक दूसरे पर दोष ही लगाती है, सिर्फ यही करती है, कुछ नहीं करती। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कभी कभी आती है तो आती है, बल्कि यहाँ पर और कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ देखेंगे जो डॉक्टर कुंठे हैं वो लोगों को दवाइयाँ देते हैं और इसमें 2 वाक्य मेरे को इसमें अच्छे लगे जो आप लोगों के एग्जाम में लिखने हैं, आपको अच्छे लगेंगे। इसमें सबसे पहला ये कि एक लड़का होता है वो अपने भाई को कई दिनों से दवाई दिला रहा होता है डॉक्टर कुंठे के पास में, तो 2 दिन से वो आता नहीं है। तो डॉक्टर उनसे कुंठे पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम 2 दिन से अपने भाई को दवाई दिलाने नहीं लाए? तो वो कहता है कि वो तो 2 दिन पहले ही मर गया। तो मतलब आप इस वाक्य से समझ सकते हो कि इसके अंदर जो मौत थी वो क्या आम बात हो गई थी। बहुत से लोगों ने जगह को छोड़ दिए थे, ज़्यादातर घर या तो गिर गए थे, टूटे फूटे पड़े थे या उनमें ताला लगा था। साथ ही साथ इसमें एक और गांव का चित्रण है, मैंने आपको एक गांव के बारे में बता दिया, दूसरा है मछुआरों का गांव। उन गाँव के अंदर क्या है कि वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह समुद्री यात्राएं या जो भी सेलिंग है उसका काम करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर कुंठे एक बार चाइना गए थे अपनी दवाई लेने के लिए, लेकिन जब वो लौटते हैं तो समुद्र में तूफान आ जाता है। अब ये आम बात होती है, तूफान आने के कारण क्या है, डॉक्टर कुंठे उसके अंदर अपने मेडिकल स्क्वाड के साथ बैठे होते हैं, तो उनको भाई मौत ऐसा लगता है सामने ही है, हमारे सामने ही है और मौत अब हमें ले जाएगी, हमें मार देगी, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसके अंदर एक नाविक होता है और उसका पुत्र होता है, दोनों के दोनों इसके अंदर आप देखोगे कि
पूरी ताकत से, पूरी अपनी जान की बाजी लगाकर जो भी सवार व्यक्ति इसमें होते हैं, मांझी नाम है उसके अंदर, चैप्टर के अंदर उनका, तो वो पेपर में कई बार पहले क्वेश्चन आता था कि भाई मांझी का क्या धर्म है। वो 5 नंबर के लिए तो पूछा जा सकता है, लेकिन 25 नंबर में आपसे नहीं पूछा जा सकता। आपसे 25 नंबर में पूछा जाएगा तो चैप्टर का सारी पूछा जाएगा कि आपको उस चैप्टर के बारे में कितना पता है, कितना नहीं पता है। गाइज इससे भी अच्छी तरीके से मैंने वीडियोज़ में बताया, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, लेकिन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक बार उस तरीके से आप इसको करोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। तो दोनों के दोनों जो मैंने बताया आप लोगों को कि एक तो पुत्र है उनका, और दूसरा मैंने नाम आपको बताया जो नाविक है, वो दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं, डॉक्टर कुंठे और उनके मांझी जो है उनकी जान को बचाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। बच्चा बिना जान की परवाह किए रस्सी लेकर बच्चा समुद्र में तूफान आया उसके अंदर कूद जाता है और पूरी ताकत से नाव को खींचने की कोशिश करता है। आप उस बच्चे का शौर्य देखकर यहाँ पर डॉक्टर कुंठे जो रियल में बोलते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर जो लोगों की मदद कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं, आखिर असली जो ये पूरी की पूरी तूफान के विजेता वो आप हो। ये जो प्राकृतिक आपदा वहाँ पर भी आई है उस पर हम लोगों को जान जाने से बचा तो रहे, लेकिन आप जो अपनी जान पे खेल के लोगों को बचा रहे हो वो एक अलग ही किस्म का एक काम है। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा, आप इसको भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद में आप अगले चैप्टर पे आएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में अनुच्छेद भी लिखवाए जाएंगे, तो आप लोग थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करना। जैसे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन मांझी का क्या धर्म है, 5 नंबर में आपके पेपर में पूछा जाता था बहुत बारी, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सिचुएशन अलग है। तो भैया अभी यहाँ पर पूरे चैप्टर का सारी आपसे पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा। अच्छा हम अब अगले चैप्टर पे आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट। अगला चैप्टर है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। उपेंद्र नाथ अशक जी ने इस चैप्टर को लिखा है। इसके बारे में मैंने आपको जो वीडियो बताई थी उसके अंदर भी मैंने बताया था, आप वहाँ से देख लेना। क्या जब मैंने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया था, आप आई बटन पे क्लिक करके देखेंगे तो पूरे की पूरी स्टोरी मैंने उसमें आपको बता दी थी, क्या थी इसके अंदर स्टोरी, क्या नहीं थी, आप उसको देख सकते हैं। सो गाइस अभी ये पार्ट 1 है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए भी बोरिंग होगा। मैं जल्द से जल्द सेकंड पार्ट भी इसका आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा हमारे चैनल से कोई वैल्यू मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की इंस्ट्रक्शन वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय